हेलो दोस्तों, आज हम आपको पाश्चात्य समाजशास्त्री के कुछ वक्तव्य और उनके विचार और उनकी अवधारणाओं के बारे में बताएंगे। देखिए, बहुत बौद्धिक ज्ञान उदय किस प्रकार समाजशास्त्र के विकास के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित प्रकार से आवश्यक है। पश्चिमी यूरोप में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी में संसार के विषय में सोचने विचारने के मौलिक दृष्टिकोणों का उदय हुआ और यही ज्ञान का उदय प्रबोधन के नाम से जाना गया। समझ बात को। पुनर्जागरण के बाद जो सोचने विचारने के जो मौलिक दृष्टिकोण आया उसे हम प्रबोधन कहते हैं। कि 17वीं 18वीं शताब्दी है और वो 14, 15, 16 के बीच चला पुनर्जागरण। समझे बात को आप। आलोचनात्मक ढंग तथा विवेकपूर्ण से सोचने, आलोचनात्मक ढंग विवेकपूर्ण से सोचने की प्रवृत्ति ने मनुष्य को सभी प्रकार के ज्ञान का उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में बल दिया। ज्ञान का पात्र की उपाधि मानव को दी गई। उसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया जो व्यक्ति विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार कर सकते थे। तर्क संगत की मानव जगत की पारिभाषिक विशिष्टता का ध्यान देने के लिए प्रकृति, धर्म, संप्रदाय, देवी देवताओं के वर्चस्व को कम करना अनिवार्य था। इसका कारण यह था कि पहले मानव जगत लेना पड़ता था। औद्योगिक क्रांति के लिए समाजशास्त्र किस प्रकार के लिए उत्तरदायी था। उत्पादन कुटीर उद्योगों से हटकर फैक्ट्रियों के हवाले चला गया। नवीन उद्योगों में काम की तलाशों में लोग शहरी क्षेत्रों में चले गए। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से राजतंत्र की लोक संबंधी विषयों, कल्याणकारी कार्यों की जवाबदेही उठाने के लिए बाध्य किया गया। मजदूर वर्ग ने गंदी वस्तुओं में रहना प्रारंभ कर दिया और अमीर लोग बड़े बड़े भवनों में रहने लगे। अब कहते हैं उत्पादन के तरीकों के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। उत्पादन के साधन प्रथम है। इसके अंतर्गत मजदूर वर्ग आता है जो उत्पादन करता है। द्वितीय क्या है, पूंजीपति वर्ग आ जाता है जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है। उपभोग की वस्तुओं की प्रकार श्रम बाजार में बिछड़ता है। अपने उत्पादन को मजदूरों के माध्यम से निष्पादन के लिए पूंजीपति वर्ग के पास अर्थ तथा साधन है और पूंजीपति वर्ग मजदूरों के दम पर अधिक अमीर बन गए हैं। मार्क्स के अनुसार विभिन्न वर्गों में संघर्ष क्यों होते हैं। देखिए, मार्क्स ने बताया है, मार्क्स के अंतर्गत समाज को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समाज में दो विरोधी समूह पाए जाते हैं। राज्य के उदय से ही इन दो वर्गों के मध्य संघर्ष समानता बढ़ता जा रहा है। पहला, पूंजीपति वर्ग नियंत्रण का उत्पादन के सभी साधनों पर रहता है और यह वर्ग उत्पादन के अपने साधनों की मदद से अन्य वर्गों का दमन करता है। द्वितीय वर्ग मजदूर वर्ग है जिन्हें श्रमजीवी वर्ग कहा जाता है। शोषक और शोषित वर्ग के मध्य संघर्ष समानता बढ़ता रहता है। इसकी वजह यह है कि पूंजीपति वर्ग में मजदूरों को शायद ही कुछ देने की इच्छा रखते हैं। समझो बात को आप। मार्क्स के अनुसार क्या था, आर्थिक प्रक्रियाएं समानता वर्ग संघर्ष को जन्म देती हैं। यद्यपि यह भी राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर ही निर्भर करता है। सामाजिक तत्व क्या, हम उन्हें कैसे पहचानते हैं। सामाजिक तत्व का संबंध सामूहिक प्रतिनिधित्व है जिनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है।
दुर्कहेम की सबसे आवश्यक उपलब्धि उनका प्रदर्शन है कि समाज शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अपूर्व तत्वों जैसे सामाजिक तत्वों का विज्ञान हो सकता है, लेकिन एक ऐसा विज्ञान जो अवलोकन, अनुभाविक, इंद्रिय अनुभवी, सत्यापनी साक्ष्यों पर निर्धारित है। दुर्कहेम ने इसे उत्गामी स्तर कहा, जो कि जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर है और जहाँ सामाजिक प्रघटनाओं का उदय हो सकता है। वे किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट नहीं होते हैं, जो समान व्यक्ति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। आत्महत्या के प्रत्येक अध्ययन का विशिष्ट रूप से व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों से संबंध है, और आत्महत्या पर दुर्कहेम के द्वारा किया गया अध्ययन नवीन अनुभाविक आंकड़ों पर आधारित एक सबसे चर्चित उदाहरण है। यांत्रिक और स्वावयवी एकता में क्या अंतर? दुर्कहेम भी वो बड़े थे समाजशास्त्री, उन्होंने बताया कि समाजों में कुछ विश्वास, व्यवहार के ढंग, मूल, विचार, संस्था तथा कानून बने होते हैं जो समाज को संबंधों के बंधन से बांध कर रखते हैं। इन तत्वों की उपस्थिति की वजह से समाज में संबंधों तथा एकता का अस्तित्व कायम रहता है। क्या है यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता? क्या है? कम विकसित समाज में यह बहुत संपन्न होता है यांत्रिक एकता। इसकी प्रकृति खंडीय होती है। इसके द्वारा सामाजिक संबंधों का बंधन कमजोर होता है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। इसका स्वरूप कठोर एवं विशिष्ट होता है यांत्रिक में, और स्वाभाविक में अत्यधिक विकसित समाजों में यह बहुत संपन्न होता है। इसकी प्रकृति संगठित होती है। इसमें सामाजिक संबंधों का बंधन मजबूत होता है। अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम होता है और यह अमूर्त एवं समर्थ, जस्ट उल्टा है। अगर नैतिक संहिताएं सामाजिक एकता को कैसे दर्शाती हैं? आप खूब अच्छा आचरण कीजिए, देखिए सामाजिक एकता ऑटोमेटिक हो जाएगी। वही चीज़ें इसमें लिखी है। नौकरशाही की बुनियादी विशेषताएं क्या है? नौकरशाहों के निश्चित कार्यालय क्षेत्राधिकार होते हैं। इसका संचालन नियम, कानून, प्रशासनिक विधानों के माध्यम से होता है। अधिकारी और कार्यालय श्रेणीगत सोपान पर आधारित होते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों का निर्देशन करते हैं। नौकरशाही में पदों की स्थितियाँ स्वतंत्र होती हैं। कार्यान्वयन के लिए उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ वर्गों को आदेश स्थायी रूप में दिए जाते हैं, परंतु जिम्मेदारियों को परिसीमित कर उसका जिम्मा अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। कार्यालय में अपने असीमित कार्यालय समय के विपरीत कर्मचारियों से समग्र एकाग्रता की अपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार कार्यालय में एक कर्मचारी होता है। नौकरशाही व्यवस्थाओं का प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है। इन लिखित दस्तावेजों को फाइलें भी कहते हैं। इन फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाता है। यह मार्क्स और वेबर ने भारत के समय में क्या बातें कही ना, एक बार ये देख लीजिए बस। मार्क्स के अंतर्गत अर्थव्यवस्था लोगों के विचारों और विश्वासों का स्रोत है। वे इसी अर्थव्यवस्था के भाग हैं। कि वेबर सामाजिक विज्ञान का समग्र औचित्य सामाजिक क्रियाओं की समझ के लिए व्याख्यात्मक पद्धति की वृद्धि करना है। मार्क्स का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण ताकत है। मार्क्स ने आर्थिक संरचना प्रक्रियाओं पर अत्यधिक बल दिया। उनका विश्वास था कि वे प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के आधार है और मानव का इतिहास का साक्षी है। सामाजिक दुनिया मूल भावना, पूर्वाग्रह, विचार और इस प्रकार अन्य जैसे व्यक्तिनिष्ठ मानवों के गुणों पर आधारित है। सामाजिक विज्ञानों का केंद्रीय सरोकार सामाजिक कार्यों से है और कारण है कि मानव के कार्यों में व्यक्तिनिष्ठ अर्थ शामिल है। इसलिए सामाजिक विज्ञान में संबंधित जांच की पद्धति को प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति से भिन्न होना चाहिए।
और क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञानकों को सहानुभूति समझ कर निरंतर अभ्यास करना है, परंतु यह जांच वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाना अनिवार्य है। और लास्ट, समाजशास्त्रियों मानना है कि वे दूसरे की विषयगत भावनाओं को परखने के बजाय केवल एवं केवल वर्णन करें। आप सभी का छोटे से वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।